नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी एजी के लिए हो या एमएससी एजी के लिए, साथ ही साथ आपका यूपी में जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें जीएस के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो यूपी कैटेट में एमएससी एजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमारा 25 क्वेश्चन होता है वो जीएस से रहता है, जीके जीएस। तो इसमें हम पर्टिकुलर हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जीके जीएस बहुत ब्रॉड सिलेबस है तो सभी को कवर करना, लेकिन जो यूपी कैटेट या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है या अदर जो एग्ज़ाम है उनको ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े ही शार्ट में, संक्षिप्त में कुछ 10-5 वीडियो जो भी बनते हैं उसमें हम आप सभी को जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कवर कर दें, जिससे 25 मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आप सभी अटेंड कर सकें। तो इसमें सबसे पहले हम इतिहास को हम सीरीज वाइज A to Z वीडियो डालते रहेंगे। तो इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, अब देखिए इतिहास बहुत ब्रॉड है, अब उसको लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो जो बहुत ही मेजर हैं, जो लगभग उनके आने के चांसेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन रहे हैं। तो इतिहास को अगर हम देखें सबसे पहले तो 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अब हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के जो महत्वपूर्ण टॉपिक सोच सकते हैं एक तरीके से क्वेश्चन के रूप में, हम बस उन्हीं को एक तरीके से संक्षिप्त में देखेंगे। तो देखिए प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या हैं, इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राचीन इतिहास के अगर हम स्रोत की बात करें तो 4 हैं। एक तो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाते हैं, विदेशियों से जो विदेशी भारत में आए उनसे प्राप्त विवरण, क्योंकि यहाँ से आपका जैसे मेगस्थनीज हुआ, ह्वेनसांग हुआ, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये तो थोड़ा सा बस एक संक्षेप में, तो ये प्राचीन इतिहास के क्या स्रोत हैं। ये जो मेजर चीज़ है हमारे जैसे धर्म ग्रंथ हैं, तो धर्म ग्रंथ में आपका जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सबसे प्राचीन, तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है धर्म ग्रंथ, तो वो होता है हमारा वेद। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, वेद है। और इन वेदों को 4 भाग, तो ये एक क्वेश्चन आपके कि वेद कितने प्रकार के होते हैं पूछा जा सकता है। तो वेद जो हैं इसके संकलनकर्ता अगर हम बात करें तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है, वेद व्यास। तो वेद जो हैं, पहला चीज़ कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, एक क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो वेद हो जाएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, और कहेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है ये संस्कृत भाषा का है, अर्थात इसकी जो भाषा है एक तरीके से संस्कृत भाषा है। ये अब बहुत डीपली है, इन सभी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डीपली है, लेकिन बस मेजर चीज़ कि वेद सब सर्वप्राचीन और इसकी भाषा एक तरीके से अगर हमारी उसमें ऋग्वेद है, ऋग्वेद एक तरीके से संस्कृत भाषा में है। और दूसरा इसमें 10 मंडल हैं, जो क्वेश्चन अगर इतना डीपली, इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। दूसरा हमारा जो पूछा जा सकता है जैसे यजुर्वेद है, तो इसमें मंत्र हैं, अदर चीज़ें हैं, तो ये भी नहीं। तीसरा जो महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है जैसे हमारा सामवेद है, हमने बताया वेद कितने हैं 4, एक तो ये क्वेश्चन, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तीसरा एक तरीके से कह सकते हैं कि सामवेद जो है वो संगीत से, अर्थात जो आजकल गाया जाता है, तो ये एक तरीके से संगीत से रिलेटेड, तो वो कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो सामवेद, ये एक याद रखना है। और अथर्ववेद ये आपका पूछा जा सकता है। अथर्ववेद क्या है कि अथर्ववेद में आपके जो जादू, टोना, मंत्र, ये सभी जो चीज़ें की जाती हैं, अर्थात ये जो किसी रोग का निवारण करना, जादू टोना, तो ये किस वेद में हमें मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। तो ये चारों वेद की विशेषताएँ होती हैं। अब इससे ज़्यादा डीपली हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर कोई स्टेट सिविल सर्विसेज या एक तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है फिर तो उसके लिए ये नथिंग है, जीरो है। लेकिन हम अगर यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर यूपी बीएड की, तो उसके लिए जो छोटी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो जाएंगे। और उसके अलावा अर्थशास्त्र, तो ये पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र, ये 3-4 बुक हैं जिनके लेखक के नाम पूछे जा सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं,
तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक एक तरीके से इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, लेकिन इसके जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं, जिनको हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो ये भी चाणक्य का नाम पूछा जा सकता है आपसे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या कहेंगे कि चाणक्य। उसके अलावा राजतरंगिण ये बुक जो है कल्हड़ ने लिखी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण। देखिए अब बुक तो आपको कम से कम 50 के एबव हैं, लेकिन हम मेजर बुक बता रहे हैं कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछी जा सकती है। जैसे अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी, राजतरंगिण कल्हड़ ने लिखी और अष्टाध्यायी ये पाणिनि द्वारा लिखी गई बुक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जैसे कि हमने विदेशी जो यात्राओं करके आए थे, तो उसमें हमारे यूनानी आए थे, चीनी आए थे, अरबी आए थे। तो यहाँ से मुझे याद भी है कि एक क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपी कैटेड में, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हेरोडोटस, इतिहास के पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो एक तरीके से हेरोडोटस को हम इतिहास के पिता कहते हैं। और दूसरा क्या है कि मेगास्थनीज, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन, ये 100% हमें याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है कि मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है चंद्रगुप्त किसके दरबार में आया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी जो पुस्तक थी वो इंडिका। देखिए मैंने ऊपर 2-3 बुक के बारे में बता दिया, और ये भी पूछा जाता है कि इंडिका बुक रिटन बाय, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो मेगास्थनीज के द्वारा रोट बाय। तो ये याद रखना है कि इंडिका जो बुक है वो लिखी गई मेगास्थनीज के द्वारा, और किसके दरबार में ये आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये 2 क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं और जो पूछे जा सकते हैं। बाकी तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। और तीसरा ये देखिए, ये एक क्वेश्चन जो कि मैं बता रहा हूँ ये पूछा गया था यूपी कैटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम, पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2012 में ये पूछा गया है। तो फाहियान पहला चीनी, एक तरीके से ये चीनी यात्री था जो प्रथम बार एक तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, तो वो फाहियान था, या भारत में आने वाला एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं फाहियान, और जो कि आया। और इससे हमें मध्य प्रदेश के समाज और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन बस हमें ये याद रखना है कि फाहियान क्या था, ये चीनी यात्री था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला प्रथम था। तो ये आपका पूछा जा सकता है। उसके अलावा ह्वेनसांग ये भी चीनी यात्री था, ये किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन। ये देखिए पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, तो ये एक हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अदर लेखक जो थे वो भी आए थे, जैसे अलबरूनी। तो अलबरूनी क्या है, ये अरबी यात्री था। देखिए एक तरीके से जो ये आपका हेरोडोटस है ये क्या था, यूनानी रोमन लेखक था। चीनी लेखक में हमारे 2 लेखक हो जाएंगे, एक तो ह्वेनसांग और एक फाहियान। फाहियान प्रथम था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, और वो बहुत बाद में आया है। अब इसके बाद अरबी लेखक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अरबी लेखक। तो अरबी लेखक में जो आपके आते हैं अलबरूनी, इसकी जो बुक है किताबुल हिंद, ये बड़ी महत्वपूर्ण बुक है और ये पूछी जाती है। तो किताबुल हिंद, या हम इसे कहते हैं तहकीक ए हिंद। तो ये पूछा जा सकता है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद बुक किसने लिखी, तो वो अलबरूनी कहेंगे कि अलबरूनी ने लिखी, और एक तरीके से ये अरबी यात्री था। और इब्न बतूता जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत, जो एक तरीके से भारत आया और जो यात्रा की उसको जो लिखा, तो उस बुक का क्या नाम था, रिहला। तो ये 7 से 8 10 बुक ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना। देखिए इसमें बहुत संक्षिप्त में बहुत ही मेजर चीज़ें हम बता रहे हैं, तो इतना तो आपको याद रखना है। तो अगर इतना जितने भी अभी हम 10-15 वीडियो जो भी बनेंगे, पूरे वीडियो में अगर हम कंप्लीट कर देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ से मिलने के चांस एक तरीके से अटेंड कर ले जाएंगे। अब इसके बाद आग का आविष्कार कब हुआ, अर्थात आग का आविष्कार कब हुआ, तो वो हुआ आपका पूरा पाषाण काल। एक क्वेश्चन जो बड़ा महत्वपूर्ण पूछा जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहला पालतू पशु, मनुष्य द्वारा पहला पालतू पशु कौन था। ये अगर हम देखेंगे तो अरुण कात्यायन में भी आपको मिलेगा कि मनुष्य का पहला पालतू पशु जो था वो कुत्ता था। तो ये क्वेश्चन ये हो जाता है। और दूसरा, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में क्या आया था, तो वो तांबा था। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम
तांबा धातु का एक तरीके से किस धातु का प्रयोग किया गया, मिनरल का प्रयोग किया गया, तो वो तांबा था, ये एक तरीके से याद रखेंगे। और कृषि का आविष्कार कब हुआ, ये पूछा जा सकता है कि कृषि का आविष्कार भारत में कब हुआ, तो एक तरीके से नवपाषाण काल में, अर्थात भारत में कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। और भारत की पहली फसल वो गेहूँ, कई बुक में आपको देखेंगे तो जौ भी, लेकिन जो लूशन में दिया गया है वो गेहूँ, तो एक तरीके से प्रथम फसल गेहूँ थी, उसके बाद दूसरी फसल जो थी जौ थी। तो ये याद रखेंगे, दूसरी फसल अगर पूछा जाए तो उसको हम जौ बोलेंगे, अगर गेहूँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उसके अलावा कृषि का प्रथम उदाहरण, अर्थात जो खेती का प्रथम, कृषि का प्रथम उदाहरण हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो वो मेहरगढ़, ये आपको याद रखना है। कृषि का प्रथम उदाहरण हमें मेहरगढ़ में प्राप्त होता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए एक चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही बताना भूल गया कि देखिए ये मैंने हिंदी में बहुत दिन बाद ट्राई किया है, हिंदी में लिखने की कोशिश की है, तो राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है। अब 2-4 बार लिखूँगा तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। तो इससे आप सभी को मैटर से मतलब है, और मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। बाकी इसको मैं पीडीएफ रूप में, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं इसको शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप इसको पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेहरगढ़ में। उसके बाद सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, ये आपका पूछा जाता है। जैसे सिंधु सभ्यता तो सबसे प्राचीन, तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और जो सिंधु सभ्यता का काल, एक तरीके से काल माना जाता है, सिंधु सभ्यता किस तिथि से किस तिथि तक रही, तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, ये डायरेक्ट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और 100% पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की, और 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व जो है सिंधु सभ्यता की खोज माना जाता है। और दूसरी जो हमारी एक तरीके से थी, मोहनजोदड़ो था। तो मोहनजोदड़ो में एक बृहद स्नानागार मिला है, जिसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बृहद स्नानागार पूछा जा सकता है कि बृहद स्नानागार कहाँ मिला, तो बृहद स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। तो एक तरीके से ये आपका महत्वपूर्ण हो सकता है, कहेंगे कि मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की एक तरीके से अगर पूछा जाए, जैसे जो सिंधु सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है एक तरीके से, या सिंध, तो जो ये मोहनजोदड़ो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो कहेंगे कि राखलदास बनर्जी ने की थी। तो ये एक तरीके से आपका महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, अर्थात कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जिसे हम कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की, और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने की। अब देखिए इसमें और काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जानना है। और उसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हम जनरली देखते हैं हर जगह लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो ये जो सत्यमेव जयते है ये किससे लिया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है ये किससे लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आप इसको देखेंगे, तो कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये 2 धर्म ऐसे थे जो बड़े ही महत्वपूर्ण धर्म हैं, और इनके बारे में एक तरीके से पूछा जाता है। तो कहेंगे कि जैन धर्म प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, और 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक या जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे, और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा एक बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म मानने वाले होते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म जो है वो गौतम बुद्ध इसके माने जाते हैं संस्थापक, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, और इनका जन्म लुम्बिनी, एक तरीके से अब नेपाल में पड़ता है, तो वहाँ हुआ था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, या एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी पूछा जा सकता है। और इनका जो महावीर स्वामी है, इनकी मृत्यु पावापुरी में हो गई। और इसमें 2-3 जैसे बौद्ध धर्म में है,
तो इन्होंने जब 29 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने अपना घर त्याग दिया, तो पूछा जाता है जब इन्होंने अपना घर त्याग दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। तो उसको हम क्या कहेंगे, महाभिनिष्क्रमण। और उसके बाद जब इनको प्रथम उपदेश कहाँ, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो ये भी पूछा जाता है। तो सारनाथ वाराणसी में है, तो इन्होंने वहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया, ये क्वेश्चन। और उस उपदेश देने को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये याद रखना है, ये 3 चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जब ये घर से बाहर निकले तो महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। जब ये इन्होंने प्रथम समय सारनाथ वाराणसी में अपना उपदेश दिया तो उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और जब इन्होंने अपना एक तरीके से इनकी मृत्यु हुई, तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है, कहेंगे कि देवरिया उत्तर प्रदेश, जो आधुनिक देवरिया है वहाँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ इनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु को, इसको हम बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। तो ये 3 हैं टर्म जो यूज किए जा सकते हैं, महापरिनिर्वाण। तो ये जो है महापरिनिर्वाण जो है, इनको एक तरीके से जब मृत्यु हुई तो ये 3 चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। बाकी तो बहुत कुछ है इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हमें अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक है, तो मगध के सबसे प्राचीन तो कहेंगे कि वो था बृहद्रथ। तो ये एक तरीके से, और सिकंदर एक तरीके से आया, महापद्मनंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य एक तरीके से उसके बाद बिंदुसार और फिर अशोक हुए हैं। तो ये सभी डिफरेंट हैं। अब हमें इनमें अशोक के शिलालेख, देखिए हिस्ट्री बहुत एक तरीके से, जब हम अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसके लिए तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अब जो यूपी कैटेड या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए तो एक तरीके से काफ़ी कुछ इसमें बेसिक, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ये बेसिक है, तो हो सकता है काफ़ी कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएँ। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि पहला चीनी यात्री, इंडिका पुस्तक किसने लिखी, कल्हण। और अभी मैंने महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, ये सभी जो चीज़ें बताई हैं, ये सभी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, तो ये सभी जो हैं आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, कब हुई, एक तरीके से हम अगर कब हुई ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 1921 में हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर आप सभी को पसंद आया कि मतलब इतने शार्ट में, मैंने कोशिश की बहुत शार्ट में, तो जैसे 2-3 वीडियो और उसमें हमारा इतिहास का जो मेजर क्वेश्चन हो जाएगा, और फिर उसके बाद अदर जो मेजर क्वेश्चन है उनको हम कवर कर देंगे। बाकी जो लूसेंट का लास्ट का पोर्शन होता है, अगर किसी को अपने आप से पढ़ना है तो लूसेंट के जो मिसलेनियस दिए गए हैं उसको हमें कवर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी को पसंद आएगा तो एक तरीके से मैसेज कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं जैसे मैंने कहा कि 10 से 15 वीडियो जो भी बनते हैं उनको एक तरीके से कोशिश करूँगा कि इतने में जो मेजर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम कवर कर दें।